गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लास में मैं रंजीत गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 9 से भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं तथा हमारे वातावरण में जो भी भौतिक घटनाएं घटती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये विषय है। साथ ही साथ ये आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसमें गति चैप्टर 8 है एनसीईआरटी बुक का। ये गति हम लोग शुरू करेंगे। ये गति चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ यदि आप आगे चल के इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके दृष्टिकोण से भी ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप 10th के बाद ही इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो हमारे झारखंड में झारखंड पॉलिटेक्निक के नाम से एग्ज़ाम भी कंडक्ट होती है। आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके एग्ज़ाम में अपीयर करके और इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी ये जो चैप्टर है आपका गति, और इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे जैसे आपका बल एवं गति के नियम है, घर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, तो उसमें भी ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। मतलब ये चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट है दोस्तों। इसलिए आशा करेंगे कि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें। और इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहला है पार्ट 1 आपका महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो समझने वाले पॉइंट्स हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में मदद करेंगे, या फिर जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना आपके अंदर आएगा गति के बारे में, गति क्या है और इससे जो जुड़े हुए टर्म्स हैं उसको हम समझेंगे इस पार्ट में, पार्ट 1 में। और ये जो आपका पार्ट 2 है इसमें हम क्वेश्चंस फोकस करेंगे, है ना। क्वेश्चन देखेंगे किस किस प्रकार का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ज़्यादातर तो एग्ज़ाम में वही सब वो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो आप दोनों को पढ़ के और काफ़ी अच्छा तैयारी कर सकते हैं आपका ये 9th के लिए भी, और आगे जो इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस का उसके लिए भी। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना है भौतिक राशि। जी हाँ, भौतिक राशि, इसका डेफिनेशन क्या है। ऐसी सारी राशियाँ जिन्हें हम मापकर एक संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है। उदाहरण इसका तापमान है, लंबाई है, चौड़ाई है, भार है, द्रव्यमान है, मात्रा है, दबाव, तीव्रता, समय इत्यादि। तो ये सभी क्या है, भौतिक राशि। और जैसा कि परिभाषा में दिया गया संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो लंबाई है, तो लंबाई किसी चीज़ की अगर हम लेते हैं तो उसको सही बात है संख्यात्मक मान द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये जो लाइन दिख रहा है, एक और लंब लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन दिया गया है इसका कुछ संख्यात्मक मान होगा। संख्यात्मक मान कहने का मतलब इसका जो लंबाई होगा वो तो कुछ उसको मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है। मान लीजिए ये जो लाइन है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका एक संख्यात्मक मान हुआ। तो वही कहता है कि संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। समय, आप अगर समय को नापते हैं तो उसको समय को नापने के लिए भी हमारे पास घड़ी है। हम लोग घड़ी में देख करके बताते हैं कि 2 घंटा के हुआ किसी चीज़ का, या फिर 2 मिनट, 4 मिनट, जो भी है वो मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो उसका एक संख्यात्मक मान होता है। तो वैसे सभी राशियाँ जिनका कुछ संख्यात्मक मान हो, जिसको संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता हो, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। अब देखिए भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि देखिए यहाँ कहता है भौतिक राशि जो है 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है आपका अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। अदिश राशि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अदिश मतलब अदिश, बिना दिशा का जो राशि होगा।
उसको हम लोग अदिश राशि कहेंगे। देखिए इसका परिभाषा क्या है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, दूरी, तापमान, द्रव्यमान, लंबाई, कार्य इत्यादि। जैसे दोस्तों कहता है अदिश राशि क्या कहता है, व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, जो ही संख्यात्मक मान जो भी होगा। जैसे यहाँ द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्य, जो उसके अंदर पदार्थ है उसका मान, वही द्रव्यमान कहलाता है। तो हम जैसे एग्जाम्पल कीजिए, कंसिडर कीजिए कि हम किसी दुकान पर जाते हैं आलू खरीदने के लिए, है ना। हम आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो उस दुकानदार को बोलते हैं भैया हमको 5 kg आलू दीजिए। कितना दीजिए, 5 kg आलू दीजिए। ये 5 आलू दीजिए। तो ये 5 संख्यात्मक मान हुआ, केजी मात्रक है, इसका यूनिट है द्रव्यमान का। तो ये क्या है, संख्यात्मक मान हुआ, इसके साथ कोई दिशा नहीं है। 5 kg उत्तर दिशा में, 5 kg पश्चिम दिशा में, ऐसा कहने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसको जरूरत ही नहीं। बस हम 5 kg आलू बोल दिए, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसका एक अर्थ निकल रहा है कि हम क्या मांग रहे हैं। अगर हम बोले केवल 5 आलू दिए तो दुकानदार भी समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है, 5 आलू का कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन हम 5 kg बोलेंगे तो उसका एक अर्थ निकलता है। तो इस तरह ये जो अदिश राशि है, इसके साथ दिशा नहीं होती है, केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो कि यहाँ पर आपका 5 kg है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब आगे आपका सदिश राशि। देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर भी क्या है, सो है ना। देखिए सदिश राशि, सदिश राशि ये क्या कहता है, सदिश राशि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, भार, त्वरण इत्यादि। अब देखिए दोस्तों, इसमें कहता है कि इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर बल यहाँ पर है, बल, जैसे आप किसी चीज पर बल लगाते हैं तो बल, उसका कुछ परिमाण होगा कि आप कितना बल लगाते हैं, कुछ परिमाण है, कितना जोर से बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, उस पर एक परिमाण है। साथ ही साथ केवल परिमाण से दिशा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, दिशा को केवल परिमाण से बल को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप बल लगाएंगे किसी चीज पर तो उसका कुछ दिशा भी होगा। जैसे आप दरवाजे पर बल लगाते हैं तो दरवाजे पर कुछ दिशा होगा कि आप आगे की तरफ उसको पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, अपनी ओर कर रहे हैं। तो वो एक, उसके साथ दिशा भी जुड़ा हुआ है। बिना दिशा का आप उस पर कोई भी बल नहीं लगा सकते हैं। केवल हम बोल दें अगर कि हम किसी चीज़ पर 5 न्यूटन का बल लगाएं तो ये कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे हम आलू लेने गए, उसमें हम अगर बोले कि 5 आलू दो तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकला। उसी प्रकार यदि आप बोलते हैं कि हम 10 न्यूटन का किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। आपको उसके साथ दिशा बताना होगा, 5 न्यूटन का बल लगाए तो किस दिशा में लगा रहे हैं, है ना। आप किसी टेबल को उठा रहे हैं यदि, तो आपको उठाने के लिए बल लगाना है तो बल आप किसी दिशा में लगाइएगा, उठाना है तो आपको ऊपर की ओर लगाइएगा। साथ ही साथ उसके साथ दिशा है। इसलिए इस तरह की जितनी भी राशियां हैं जिनके साथ दिशा और परिमाण दोनों जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। संदर्भ बिंदु, देखिए समझिए इसको, संदर्भ बिंदु क्या है। ये संदर्भ बिंदु किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु या उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। एक वस्तु एक प्रेक्षक और दूसरे के लिए स्थिर हो सकती है। संदर्भ बिंदु क्या है सो समझिए। यहाँ 2 एग्जाम्पल आपको फिगर दिखाया गया है चित्र में। ये पेड़ है, ये मान लीजिए वस्तु है, ये हम ट्रक बनाने का प्रयास किए हैं, ये आपका ट्रक है, समझिए उसको कंसीडर करना है। ये संदर्भ बिंदु है। संदर्भ बिंदु पहले कहेंगे किसको, ये अगर ट्रक है, ये मूव करता है तो ये सभी के लिए मूव नहीं कर रहा है। मान के चलिए यहाँ 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस ट्रक के केबिन के अंदर, एक ड्राइवर है, वो से एक खलासी बैठा हुआ है। तो अगर हम बात करें ट्रक के ड्राइवर और खलासी के बीच में, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में
दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में विराम अवस्था में है, गति में नहीं है, विराम में है। लेकिन यही अगर हम बात करें, कोई अगर नीचे से कोई व्यक्ति देख रहा होगा उसको, तो ये दोनों मूव कर रहे हैं साथ साथ, ट्रक भी मूव कर रहा है और उसके अंदर दोनों व्यक्ति वो भी मूव कर रहे हैं ट्रक के चाल के साथ। तो संदर्भ बिंदु अगर हम इसको मानते हैं ये पेड़ है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो आपका पेड़ दिख रहा है इसको हम संदर्भ बिंदु मान लेते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ट्रक जो है मूव करेगा, तो ये संदर्भ बिंदु है। इससे हम मतलब किसी भी चीज का स्थिति को बताने के लिए कि वो मूव कर रहा है या रुका हुआ है, अगर ये मूव करता है तो इसके रेस्पेक्ट में ये मूव करेगा, और अगर नहीं करता है तो इसके रेस्पेक्ट में रुका हुआ रहेगा। इसका मतलब अवस्था को बताने के लिए कुछ हमको इसका रेफरेंस पॉइंट चाहिए, संदर्भ बिंदु चाहिए। बिना संदर्भ बिंदु के हम नहीं बता सकते कि ये चल रहा है या रुका हुआ है। जैसा अभी बताएंगे ड्राइवर खलासी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रुका हुआ है, लेकिन इस पेड़ के रेस्पेक्ट में वो चल रहा है। तो एक संदर्भ बिंदु हमें चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो उस जो हम कोई वस्तु को सिलेक्ट करते हैं किसी के पोजीशन को बताने के लिए उसके रेस्पेक्ट में, उसी को हम लोग संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर इस पेड़ को हम लिए तो ये संदर्भ बिंदु हो जाएगा आपका। आइए इसके बाद देखते हैं विराम। जब कोई वस्तु अपने संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करती है तब वस्तु विराम की अवस्था में कही जाती है ना। जैसे हम इसको संदर्भ बिंदु मान लेते हैं इस पेड़ को, और ये आपका ट्रक है इसको वस्तु मान लेते हैं। तो जब ये ट्रक इस संदर्भ बिंदु से दूर जाएगा या नजदीक आएगा, या ऐसा घटना विराम है, दूर या नजदीक नहीं आएगा, है ना, ये अपना जगह पर स्थिर है, क्या कहता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, मतलब ये अपने स्थान पर ही बना रहता है। इससे और इससे बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है, ये जो भी दूरी है वो बराबर बनी रहती है। तो हम कहेंगे कि ये ट्रक जो है ये वस्तु विराम की अवस्था में है। ये संदर्भ बिंदु है, इससे इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसमें कोई भी दूरी नहीं आ रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, तब हम कहेंगे कि ये जो वस्तु है ये आपका विराम की अवस्था में है। आगे देखिए गति, ये आपका गति है। तो जैसे हम फिर से गति को समझने के लिए अभी फिर से ये पीछे का पेज देखते हैं। ये आपका जो है गति, अब जब ये ट्रक इस पेड़ के रेस्पेक्ट में इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो अगर बढ़ता है या घटता है तब हम कहेंगे कि ये वस्तु गति में है। तो ये आपका गति है। उसके बाद है देखिए एक समान गति, है ना, सॉरी गति। देखिए गति, यहाँ गति तीन प्रकार के गति हम लोग पढ़े हैं, पहले कक्षाओं में भी हम लोग पढ़े हैं। उसमें मुख्य रूप से सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति, और भी गतियाँ होती हैं। हम लोग जो पढ़े हैं आवर्ती गति होती है और घूर्णन गति होती है, लेकिन मुख्य जो गति है आपका ये आपका सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। और इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो इस बिंदु को पढ़ना है, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति को भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सरल रेखीय गति वैसे गति को कहते हैं जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गमन करे, सीधी रेखा में गमन करे। जैसे ये आपका एक लाइन दिख रहा है, अगर ये ऐसे सीधा रेखा में एकदम चलता है, कहीं मुड़ता नहीं है, तो हम उस गति को कहेंगे कि वो एक सरल रेखीय गति कोई वस्तु कर रही है। इसके बाद देखिए ये सब तो हमको अभी देखना नहीं है 9th क्लास में। ये देखिए एक समान गति। एक समान गति क्या है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु एक समान गति कर रही है। जैसे इसको समझिए, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इस ग्राफ का मदद से, इसके ग्राफ की मदद से हम लोग समझेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया आपका टाइम, यहाँ लिया गया है, ये आपका टाइम लिया गया है यहाँ पे 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में कोई वस्तु है। देखिए यहाँ आपका जो ये टाइम लिया गया है 5 सेकेंड का टाइम लिया गया, 5 सेकेंड में ये कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी तय करती है ना। तो ये आपका 5 है, ऐसे अगर इसको हम मिला दें ऐसे करके, ये 5 से यहाँ आपका ये इसको यहाँ कटेगा, मतलब
5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी करती है, तय करती है। फिर अगले यहाँ से अगर फिर देखिए आप, यहाँ 5 से ये 5 से यहाँ 10, ये जो 10 है इसके बीच में भी 5 सेकंड का गैप है ना। अब इस 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर वो जो वस्तु है, फिर अगला यहाँ 10 से 20, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, मतलब 5 सेकंड हम इधर देते हैं तो फिर ये 5 सेकंड इधर 10 मीटर इधर मूव करता है। इसको अगर हम मिलाएंगे, देखिए यहाँ 10 से 5 सेकंड फिर इसको हम जब दिए तो ये फिर जो है आपका फिर से आपका 10 मीटर की दूरी तय करती है। देखिए ये 5 सेकंड हम फिर इसको जब दिए अगला 5 सेकंड, तो फिर ये क्या हुआ, फिर से 10 मीटर का दूरी तय किया है। पहला 5 सेकंड जो दिए थे इसको, इसमें भी ये 10 मीटर का दूरी तय किया। अगला जो 5 सेकंड दिए उसमें भी ये 10 मीटर का दूरी किया। मतलब जिस तरह से आप अगर बराबर बराबर टाइम इसको दे रहे हैं तो ये बराबर बराबर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह का जो गति होगा किसी वस्तु में, तो हम कहेंगे कि वो गति क्या है, वो गति जो है आपका एक समान गति है। मतलब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी, क्या कहता है यहाँ, समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 5 सेकंड का समय दे रहे हैं तो 10 मीटर दूरी चल रहा है, फिर अगला 5 सेकंड दिए, फिर अगला 10 चला। तो इस तरह का गति को हम लोग दोस्तों कहते हैं एक समान गति। आइए आगे देखते हैं असमान गति। देखिए दोस्तों यहाँ पर, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तब कहा जाता है कि वस्तु असमान गति कर रही है ना। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मतलब इस समय अब क्या है, समय आप उतना ही देंगे जैसे पिछला में हम लोग देखें एक समान गति में देखें कि टाइम हम 5 सेकंड का दिए थे तो 10 मीटर चला था, फिर 5 सेकंड दिए फिर अगला वो 10 मीटर चला था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें बराबर समय अंतराल में डिफरेंट डिफरेंट दूरी तय करेगा। जैसे यहाँ पर आप ग्राफ से देखिए, ये पहला इसको हम 5 सेकंड का टाइम दिए, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड का टाइम दिए तो ये मात्र 5 मीटर चला है। ये देखिए ये दूरी, छोटा सा ये जो दूरी है ये तय करता है, इतना दूरी तय किया है। फिर अगला हम इसको 5 से फिर हम 10 ही दिए हैं, फिर 10 ही नहीं सॉरी, ये 5 से 10 तक का डिफरेंस मतलब 5 हो गई है। फिर हम 5 सेकंड इसको दिए हैं, लेकिन इसी 5 सेकंड में वो देखिए यहाँ ये जो 5 सेकंड में ये दूरी कहाँ पहुँच रहा है इसका, ये ग्राफ को यहाँ कट करेगा, ये पहुँच रहा है आपका 40 पर। मतलब अगले 5 सेकंड में ये 5 यहाँ है तो ये 40 है यहाँ, मतलब 35, ये 35 मीटर का दूरी वो तय कर ले रहा है। पहले 5 सेकंड में वो मात्र 5 मीटर का ही दूरी तय किया था, लेकिन अगले 5 सेकंड में हम उसको देख रहे हैं 35 मीटर का वो दूरी तय कर चुका है। तो ये बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है। मतलब समान समय अंतराल में, देखिए यही कहता है समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो यही है समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है। तो इस तरह का कोई वस्तु गति करता है तो हम कहेंगे कि वो असमान गति कर रहा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए दूरी, इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए किसी मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी जो भी व्यक्ति या फिर कोई वस्तु अगर कोई दूरी को चलती है, जैसे यहाँ पर आप समझिए ये एक कोई बिंदु है, स्टार्टिंग बिंदु है प्रारंभिक बिंदु है ना। देखिए प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से कोई वस्तु अगर चलना शुरू करता है इस मार्ग, मान लीजिए कोई रोड है इस तरह से, तो ये जो ऐसे ऐसे ये जो पूरा चलेगा, ये उसको हम कहेंगे कि ये तय की गई दूरी है, ये तय की गई दूरी है। इसका यहाँ से चलना शुरू करेगा यहाँ तक पहुँचेगा, ये उसका तय किया गया दूरी, इसी को हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है आपका विस्थापन। देखिए दूरी और विस्थापन दोनों में आपको इसमें अंतर भी समझ में आ जाएगा, दूरी क्या है विस्थापन क्या है। देखिए हो सकता है कि ये व्यक्ति यहाँ से जाने के लिए बी तक पहुँचने के लिए, इस ए से बी तक पहुँचने के लिए वो सीधा भी आ सकता था, लेकिन शायद ऐसा रोड ही नहीं हो, बीच में मान के चलिए नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, समुंदर हो, तो ये क्या करेगा ऐसे ऐसे घूम के, इधर से ही रोड है तो उसको तो व्यक्ति को इधर से ही जाना पड़ेगा, तो ये उसका तय किया गया दूरी है, इतना दूरी वो तय करेगा। लेकिन जब हम ये, अब देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का अगर हम ये नापेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा और ये जो डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच जाएंगे ये छोटा पड़ेगा। अगर आपको अगर रास्ता होता, अगर यहाँ पर दोनों तरफ से रास्ता होता तो आपको पैदल जाने के लिए बोला जाता तो आप कभी इस पे नहीं जाते, आप हमेशा यहाँ से शुरू करते और सीधा यहाँ पहुँच जाते अगर रास्ता होता तो आपका विस्थापन वही है, आपका जो
ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो न्यूनतम दूरी होगा, सबसे कम दूरी जो होगा ए से बी का, वो विस्थापन कहलाता है। और जबकि तय की गई दूरी जो आपका एक्चुअल जो आप जितना चले हैं वो आपका दूरी, आप देखिए यहाँ पर ए से बी से चलने के लिए तो आप बहुत चले, यहाँ से इतना घूम करके इतना घूम करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन विस्थापन आपका ये दूरी आपका नहीं होगा। विस्थापन आपका मात्र ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस सीधा जो रेखा होगा, न्यूनतम दूरी जो होगा वही आपका विस्थापन होगा दोस्तों। आइए विस्थापन और दूरी में कुछ अंतर भी हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर देखिए दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अब यहाँ देखिए दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपको समझाते हैं इसमें। देखिए ये क्या है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। यह किसी वस्तु द्वारा तय की गए मार्ग की कुल लंबाई है। जैसा अभी हम लोग इसमें देखें, ये जो पूरा ये जो लंबाई देखे थे, ये तो वस्तु द्वारा तय की गई किसी मार्ग की कुल लंबाई है, यही है दूरी, है ना। और विस्थापन क्या है, यह किसी वस्तु के अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। मतलब अभी इसी फिगर को फिर लीजिए, यहाँ ए बिंदु और बी बिंदु के दो किसी मार्ग की, मतलब आप जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ लास्ट तक पहुँचते हैं उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वही विस्थापन है। अगला पॉइंट देखिए, यह एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है दोस्तों। आप किसी भी दिशा में, अभी हम जब पिछला ए से बी में पहुंच रहे थे, अदिश राशि है, यहाँ देख लीजिए आप, ए से बी तक हम जब यहाँ पहुंच रहे थे तो क्या ये रास्ता से हम आ रहे थे, तो देखिए हम इसमें कोई दिशा मेरा नहीं है, हम मुड़ जा रहे हैं। यहाँ से हम ऐसे करके गए, फिर इधर मुड़ गए, फिर इधर से हम ये साइड मुड़ गए, फिर हम ये साइड मुड़ गए, मतलब इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं है। लेकिन आप विस्थापन में क्या होगा, कोई दिशा निश्चित होगा। ए से बी एक सीधा रेखा है, इसमें मुड़ना नहीं है। आपका कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो है ही, साथ में साथ आपका कोई डायरेक्शन इसमें निश्चित है कि आप ईस्ट में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, किधर जाते हैं, कोई दिशा होगा, है ना। तो इसमें अब हम जानते हैं कि जिसमें दिशा होता है वो सदिश राशि होता है, और जिसमें दिशा नहीं होता है वो अदिश राशि होता है। तो ये दूरी में कोई दिशा निश्चित नहीं है तो ये अदिश राशि है, और विस्थापन में क्या एक दिशा निश्चित है तो ये सदिश राशि होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यह सदैव सदैव धनात्मक होती है। मतलब अगर आप कोई दूरी तय करते हैं, ये मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है, ये अगला कोई पॉइंट है, तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर तय करते हैं, इस तरह से अगर दूरी आप तय करते हैं इस पॉइंट तक, तो ये क्या है, ये यहाँ से अगर आप यहाँ तक दूरी चलें तो क्या है, ये कभी नेगेटिव हो जाएगा क्या, हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ आप -10 किलोमीटर चलें, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है हमेशा, इसलिए कहता है यह सदैव धनात्मक होती है। अब इसमें तीसरा पॉइंट इसका देखिए, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। अब जैसे इसको समझिए कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कैसे हो सकती है। धनात्मक तो आप समझ गए हो कि यहाँ से चलेगा, कोई दूरी चलेगा तो धनात्मक होगा। ऋणात्मक कैसे हो सकता है, तो ऋणात्मक के लिए दोस्तों आप समझिए, कंसीडर कीजिए कि मान के चलिए कि हमने आपको बोला ये कोई बिंदु है, मान लीजिए यही बिंदु हम फिर से ले लेते हैं, ये आपका मान लीजिए वेस्ट नॉर्थ है दोस्तों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, डायरेक्शन इधर नॉर्थ डायरेक्शन, उधर साउथ डायरेक्शन है। आप इस बिंदु पर हैं, आप अभी इस बिंदु पर हैं, ठीक है, यहाँ भी इस बिंदु पर हैं, यहाँ पर अपने घर, मान के लिए आपका घर का लोकेशन है, आप इस बिंदु पर हैं। हमने आपको बोला, आप यहाँ से आपको बोला गया आपको इस बिंदु से नॉर्थ में जाना है, तो नॉर्थ जाहिर सी बात है इधर, अगर ये साइड है तो इधर ही होगा। आपको मान के चलिए कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के लिए बोला गया, नॉर्थ में, ठीक है, 2 किलोमीटर, और आप नॉर्थ यानी इधर आपको जाने के लिए बोला गया, आप इधर ना जा करके और इधर 2 किलोमीटर चले गए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तब आप अपने प्लेस से जो आपको जिधर जाना था आप उधर नहीं जा करके इधर अगर चले गए, इस डायरेक्शन में अगर आप चले गए तो आप माइनस में चले गए, तो इस तरह ये ऋणात्मक हो सकता है ना। उसके बाद कहता है कि ये जीरो भी हो सकता है। आप देखिए जीरो कैसे हो सकता है,
वो भी हम लोग समझेंगे। जीरो कैसे हो सकता है विस्थापन, ये सब क्लीन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीरो कैसे हो सकता है। जैसे आपको यहाँ ये कोई बिंदु है, चलिए ये कोई बिंदु लेते हैं हम, ये कोई बिंदु लेते हैं। आप यहाँ से किसी पॉइंट तक गए हैं यहाँ, ठीक है, ये आपका दूसरा बिंदु है। फिर आप इस बिंदु से, तो आप यहाँ से यहाँ जो सीधा जो रास्ता होगा, जो न्यूनतम दूरी होगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन फिर आप क्या किए, यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद फिर आप पहुँच करके घूम करके यहीं आ गए। तो आपका कुल डिस्प्लेसमेंट जो पूरा ड्यूरेशन में होगा, इस दरमियान में आपका जो कुल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बिल्कुल भी हुआ। आप यहाँ से चले, यहाँ तक गए, फिर आप घूम करके यहीं पर आ गए, तो आप डिस्प्लेस हुए, विस्थापित हुए नहीं हुए, तो उस समय में आपका विस्थापन शून्य हो जाएगा, जीरो विस्थापन, है ना। तो यही होता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसा अभी आप लोगों को बताया। फोर बिंदु इसमें छूट गया दोस्तों, यहाँ अभी समझ लेते हैं। फोर बिंदु यह विस्थापन के बराबर या इससे बड़ी हो सकती है। दूरी है, क्या होगा, विस्थापन के बराबर होगा, इससे बड़ी होगा। जैसे आप देखिए, यहाँ से अगर कोई बिंदु या अगर दूरी बड़ा बोलता है, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, तो आप कुछ तो डिस्प्लेस हुए हैं, कुछ दूरी तय करके गए हैं, साथ ही साथ आप विस्थापित भी हुए हैं। तो दूरी क्या है, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जब सीधा रेखा से आइएगा, वही आपका विस्थापन होगा। लेकिन दूरी क्या है, आप सीधा ऐसे भी जा सकते हैं या फिर घूम करके भी जा सकते हैं। ऐसे जिधर से आपको घूम करके यहाँ तक पहुँचना है, वैसे भी आप घूम करके पहुँच सकते हैं। तो ये सदैव क्या हो सकता है, दूरी हमेशा बड़ा हो सकता है। आप घूम कर आएंगे तो ये रास्ता आपका दूरी ही होगा, मतलब ज़्यादा ही पड़ेगा ये। तो ये दूरी कहलाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जो न्यूनतम दूरी होगा, उससे हमेशा अधिक होगा। तो वही कहा था, यह विस्थापन के बराबर। अगर आप इससे यहाँ तक सीधा अगर आ जाएंगे, तब तो दोनों बराबर हो जाएगा, विस्थापन और दूरी। लेकिन अगर आप घूम के आते हैं तो उस समय में इससे बड़ी हो सकती है, मतलब आपका दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होगी उस केस में। और विस्थापन में इस पॉइंट का उल्टा हम रख लेंगे कि विस्थापन हमेशा या तो दूरी के बराबर होगी या तो उससे छोटा होगा। इसी का उल्टा आप समझ सकते हैं इसको। तो यही है दोस्तों, इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट हैं, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ आज का क्लास ये है, हम लोग अंत करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।